अधूरा प्यार। रश्मि कौशिक से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन कौशिक रश्मि से उतनी मोहब्बत नहीं करता था। रश्मि, माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार चित्रा है और वो मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहने दूंगी। इसे पूरा होना ही होगा। हमारे जीते जी न सही तो हमारे मरने के बाद। रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? कौशिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रश्मि ने ब्लेड निकालकर कौशिक के हाथों पर वार किया और उसकी नस काट दी। उसके तुरंत बाद उसने ब्लेड से अपनी खुद की नस भी काट ली। कौशिक का वार गहरा नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन रश्मि, वो तो जमीन पर कब की गिर गई थी। और कौशिक भी रश्मि के पास गिर गया। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी पूना की है। कौशिक और रश्मि एक साथ कॉलेज में थे और सेकेंड ईयर से एक दूसरे को चाहने लगे थे। रश्मि कौशिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रश्मि के लिए कौशिक उसका पहला प्यार था, जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। कौशिक की पहली गर्लफ्रेंड चित्रा उसके पास फिर से लौट आई और कौशिक रश्मि को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रश्मि ने तो कौशिक के साथ जीने मरने के सपने देखे थे। उसने कौशिक और खुद को नस काटकर मारने की कोशिश की। कौशिक, कौशिक उठो, आंखें खोलो, कौशिक। कौशिक ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। लंबे समय बाद होश में आया था। कौशिक, मैं तुम्हारी चित्रा। अरे देखो मुझे। रश्मि कैसी है? इस पर चित्रा कुछ बोलती उससे पहले ही कौशिक के घरवाले उससे मिलने के लिए आ गए। आधी रात बीत चुकी थी। कौशिक अपने बेड पर लेटा हुआ रश्मि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा रश्मि उसके पास आ रही है। कौशिक रश्मि को देखकर खुश हो गया और बेड पर बैठ गया। सॉरी कौशिक, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इट्स ओके रश्मि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने जो किया उसका मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अब भी बुरा नहीं लगना चाहिए। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। उसके हाथ में खून से रंगा हुआ एक ब्लेड था। ब्लेड कौशिक की तरफ बढ़ाकर रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। रश्मि नहीं, रश्मि नहीं, प्लीज रश्मि। मेरे साथ चलो कौशिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं रश्मि, रश्मि नहीं। कौशिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाता रहा। कौशिक, कौशिक, संभालो खुद को। रश्मि मर चुकी है कौशिक, रश्मि मर चुकी है। कौशिक ने आंखें खोली तो सामने रश्मि नहीं चित्रा थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। रश्मि मर चुकी है कौशिक, उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। डरो मत कौशिक, डरो मत, संभालो खुद को। कौशिक, तुम खुद को संभालो। कौशिक रोने लगा और चित्रा के गले लग गया। ये घटना कौशिक के साथ हर रोज हो रही थी। कौशिक के अकेलेपन का फायदा उठाकर रश्मि का भूत हर रोज ब्लेड लेकर उसके पास आ रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा। कौशिक, कौशिक, मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कौशिक, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रश्मि कुछ करती उससे पहले ही चित्रा पहुंच जाती है और फिर रश्मि का भूत गायब हो जाता है। कौशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम है या फिर सच में मरी हुई रश्मि का कोई भूत है जो उसे मारना चाहता है। कौशिक ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले, देखिए, मेडिसिन और मानसिक थकावट की वजह से आपको वहम हो रहे हैं। लेकिन कौशिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने चित्रा को अपने पास ही रुकने को कहा तो चित्रा बोली, मैं नहीं रुक सकती कौशिक, मुझे और भी कई काम है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तो हैं यहाँ। और डोंट वरी, डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। काम? ऐसे कौन से काम है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
लेकिन चित्रा बिना जवाब दिए ही निकल गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन कौशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। चित्रा ने कौशिक को कार में बिठाया और वो निकल पड़ी। कौशिक ने नोटिस किया कि कार शहर छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकली है। चित्रा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मारने के लिए। कौशिक इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रा हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरा भूत देख रहे हो कौशिक। मैं मर चुकी हूँ। मैं भी रश्मि की तरह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ कौशिक। तो रश्मि वो कहाँ है? तभी पिछली सीट से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ कौशिक। कौशिक ने पीछे देखा तो पीछे रश्मि का भूत बैठा हंस रहा था। उस दिन जब रश्मि तुम्हें और अपने आप को ब्लेड मार रही थी, तब मैं वहीं पीछे छिपी तुम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों जमीन पर गिर गए। मैंने सोचा तुम दोनों मर गए। रश्मि ने तुम्हें मारकर हासिल किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि से तुम्हें छीनने के लिए मैंने वही ब्लेड उठाकर अपनी भी नस काट ली। लेकिन अफसोस, रश्मि और मैं तो वहीं मर गए, लेकिन तुम मरे नहीं, सिर्फ बेहोश थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया और तुम बच गए। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्रा की वजह से नाकाम रही। आखिर मुझे चित्रा के साथ एक डील करनी पड़ी। कौन सी डील? यही कि आपसी झगड़ा भुलाकर तुम्हें एक साथ मारेंगे और तुम्हारे मरने के बाद फैसला करेंगे कि किसे तुम्हारा प्यार मिलेगा और किसका प्यार मरने के बाद भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर कौशिक के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरना नहीं है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कौशिक ज्यादा देर चीख नहीं पाया। पहाड़ों से गुजरती हुई कार गहरी खाई में नीचे कूद गई और कार के साथ साथ कौशिक भी खत्म हो गया। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफनाकर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी
उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। ए, 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 कौन है? ए, अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल,
कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए। आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं। वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे। हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वहीं पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए।
लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे लाख रुपए देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है। ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तो शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, यह क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है।
छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किर्शित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किर्शित। रूम नंबर 13। सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। ड्यूटी पर नए नए ज्वाइन हुए होटल कर्मचारी को लगा कि उसे कस्टमर को खुश करने का मौका मिल रहा है। वो झट से उस मैडम के पीछे रूम में चला गया और मैडम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो था उस होटल का सबसे मनहूस कमरा, रूम नंबर 13। ये खौफनाक कहानी है लोनावला की। लोनावला की खूबसूरत वादियों में होटल अतिथि कुछ सालों पहले ही नया नया शुरू हुआ था। होटल में टोटल 20 रूम्स थे।
और सभी रूम्स हर सीजन में हमेशा एंगेज रहते थे। लेकिन होटल अतिथि में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें बस एक बार एक ही कस्टमर गया और उसके बाद वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया। वो था रूम नंबर 13। दुनिया की किसी भी होटल में रूम नंबर 13 नहीं देखा मैंने, क्योंकि 13 नंबर रूम अशुभ माना जाता है। मैंने सोचा मैं अलग करूंगा। मैंने अपने होटल में रूम नंबर 13 को जगह दे दी और वही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कितना गलत था मैं। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब रूम नंबर 13 की वजह से होटल अतिथि का नाम खराब नहीं होना चाहिए मैनेजर। डोंट वरी सर, हमने वो कमरा सर्विस में लाना कब का छोड़ दिया है। और तो और गेस्ट भी 13 नंबर रूम तो कभी मांगते ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी भूल गए हैं। आप भी भूल जाइए सर उस रूम नंबर 13 को। दरअसल होटल अतिथि का मालिक शुभ अशुभ जैसी बातें नहीं मानता था, इसीलिए होटल बनाते समय उसने होटल की बिल्डिंग में जानबूझकर रूम नंबर 13 रखा। लेकिन होटल शुरू होने के बाद होटल में आए किसी भी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट ने रूम नंबर 13 को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि 13 नंबर का आंकड़ा पूरी दुनिया में अशुभ माना जाता है और इसी कारण रूम नंबर 13 भी हमेशा खाली ही पड़ा रहता था। लेकिन एक साल पहले मेघा नाम की एक औरत अपने पति से झगड़ा करके लोनावला भाग आई और रहने के लिए उसने होटल अतिथि चुना। मैडम, सारे कमरे फुल है, बस रूम नंबर 13 छोड़कर। वो चलेगा आपको? हाँ, दे दो मुझे, चलेगा। ओके मैम, लोग 13 नंबर का कमरा शुभ नहीं मानते, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया। प्लीज वेट, हम अभी वो कमरा आपके लिए रेडी कर देते हैं। और उस दिन से मेघा रूम नंबर 13 में रहने लगी। सुबह से लेकर शाम तक वो लोनावला घूमती और रात में होटल आकर रूम नंबर 13 में ठहरती। वो अपने पति से झगड़कर भाग आई थी। एक दिन उसका पति आया और मेघा को मना कर ले गया, लेकिन फिर दोनों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेघा उसी रात फिर से होटल लौट आई और दूसरे दिन सुबह होटल स्टाफ ने रूम नंबर 13 में पंखे से लटकी हुई उसकी लाश देखी। मेघा ने रूम नंबर 13 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद होटल मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और रूम नंबर 13 हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। उस घटना के बाद होटल के सभी कर्मचारी उस कमरे के सामने जाने से भी डरते थे। नाइट शिफ्ट वालों ने तो कमरे से आती हुई मेघा की रोने की आवाज भी सुनी थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने ठीक नहीं किया विशाल। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। एक हफ्ते पहले एक रूम सर्विस वाला रूम नंबर 14 को सर्विस देकर आ रहा था। तब उसने रूम नंबर 13 के सामने बैठा रोता हुआ मेघा का भयानक भूत देख लिया। उसी दिन वो रूम सर्विस वाला भाग गया था और आज उसकी जगह पर एक नया रूम सर्वेंट आया, मुरारी नाम का। मुरारी, रूम नंबर 14 से बटर चिकन का ऑर्डर आया है, जा देकर आ। जी दीजिए, अभी गया और अभी आया। अबे आराम से जा। और सुन, तू नया है, रूम नंबर 13 के बारे में पता है ना तुझे? पता है, सब पता है मुझे। आप बस मुझे इतना बता दो, यहाँ टिप तो मिलती होगी ना? मैं पहले उस मन्नत में काम करता था, सब साले कंजूस लोग ही आते थे वहाँ। जा भाई, मेरा दिमाग मत खा। मुरारी बटर चिकन का ऑर्डर लेकर रूम नंबर 14 में पहुंचा। कमरे में एक शादीशुदा कपल था। मुरारी को उन्होंने 500 रुपए टिप दी। मोटी टिप मिलने पर खुश हुआ मुरारी उछलता हुआ किचन की तरफ भाग ही रहा था कि तभी, सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। जी मैडम, अभी करता हूँ। मुरारी अंदर गया और रूम का दरवाजा बंद हो गया। वही था रूम नंबर 13। मैडम कहाँ हो आप? कमाल है, अभी तो यही थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया, मार दूंगी।
सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। नजारा देखकर मुरारी की हालत बिगड़ गई। मेघा का भयानक भूत उसके सामने बेड पर बैठा था। वो धीरे धीरे मुरारी की तरफ बढ़ने लगा तो मुरारी के पसीने छूटने लगे। उस झगड़े की इतनी बड़ी सजा दे रहे थे विशाल तुम मुझको। मुझे पहाड़ से गिराकर धक्का देने वाले थे तुम। मैडम, मैं मुरारी। मैडम, मुझे डर लग रहा है। मैडम, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? देखो विशाल, अब मैं मर गई हूँ, फांसी लगा ली है मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी विशाल। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी विशाल, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ऐसा कहकर चीखती हुई मेघा मुरारी पर झपट पड़ी और मुरारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन मेघा ने मुरारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मुरारी का सीना पकड़ा और देखते ही देखते उसका सीना चीर दिया। इस प्रकार रूम नंबर 13 ने मेघा के हाथों से मुरारी को मारकर 1 साल बाद अपना दूसरा शिकार भी पा लिया था। भूतिया आम वाला। गर्मियों का मौसम मतलब आम का मौसम। इस मौसम में आम और आमरस का मजा लिया जाता है, लेकिन यही आमरस का मौसम अमनपुर के लिए खून का मौसम बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि शहर में रात के वक्त एक आम वाला घर घर घूमता था। आम लाया हूँ, ताजे ताजे, मोटे मोटे, मीठे मीठे आम ले लो आम। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, बहन जी आम ले लो। अरे कैसे ले लूं? चख कर देखती हूँ। आम वाला टोकरी से एक आम उठाकर उसका रस सामने वाले के हाथ पर निचोड़ता तो आम रस नहीं, खून गिरता। खून? ये क्या है? ए आम वाले, ये क्या मजाक है? आम वाला नहीं, भूतिया आम वाला। ऐसा कहकर आम वाला एक भयानक भूत बन जाता और छुरी से सामने वाले का गला काट देता। शहर में भूतिया आमरस वाले ने आतंक मचाया हुआ था। आम वाले के आतंक से सारा शहर भयभीत हो गया और एक तांत्रिक की मदद ली। मैंने काफी प्रयास किए, लेकिन वो भूतिया आम वाला वश में नहीं हो रहा। अब उससे बचना है तो आम खाना छोड़ दो, आम मत खरीदो। बाबा, हम उसके पास नहीं जाते, वो खुद चलकर हमारे पास आता है। उसका भी एक इलाज है मेरे पास। ऐसा कहकर तांत्रिक ने एक घर की दीवार पर कुछ लिख दिया। आम वाले आम ना लाना, ये क्या है बाबा? यही मंत्र है उससे बचने का। शहर के सारे घरों की दीवारों पर ये मंत्र लिखवा दो, वो आम वाला तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। बाबा का दिया हुआ मंत्र पूरे शहर में फैल गया। लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू किया, आम वाले आम ना लाना। और कमाल हो गया, ना तो उस दिन के बाद किसी ने आम वाले को देखा, ना आम वाला किसी के घर में गया। लेकिन लोगों के दिलों में आम का डर बैठ गया था। कोई आम नहीं खरीदता था। अमनपुर में आम खाना अब आम बात नहीं थी। एक रात विशाल और रीटा नाम के 2 भाई बहन काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्टेशन से शहर में आए। ओह, एक टैक्सी नहीं मिली, अजीब शहर है। अच्छा हुआ पापा 20 साल पहले ये शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुझे तो इस शहर से प्यार है। इस शहर में हमारी पुश्तैनी घर जो है। रहने दो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उस घर में रहे हो। पहली बार मम्मी पापा से छिपकर गर्मियों में चिल मारने हम यहाँ आए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, कैसी हालत में है। किसी से पूछते हैं। अरे वो देखो, चौराहे पर वो आम वाला है। चौराहे के बीचों बीच एक आम वाला टोकरी लेकर बैठा था। दोनों आम वाले के पास जाने लगे कि तभी उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। आम वाले
आम न लाना। अरे ये क्या लिखा है सारी दीवारों पर? ये भी उसी आम वाले से पूछते हैं, चलो। दोनों आम वाले के पास गए। आम वाला हताश बैठा था। भैया, ये गली नंबर 14 मकान नंबर 7 कहाँ है? आम वाले ने उंगली से एक गली की तरफ इशारा किया। थैंक्स भैया। भैया, सारी दीवारों पर ये अजीब स्लोगन क्यों लिखा है? आम वाले आम ना लाना, यही ना? मैडम, आप विश्वास नहीं करोगी, ये भूत प्रेत का मामला है। भूत प्रेत? सुनाओ भाई, फिर तो हम जरूर सुनेंगे। ये बात 20 साल पहले की है। शहर में एक गरीब आम वाला घर घर जाकर आम बेचता था। एक रात उसने एक घर की बेल बजाई। साहब, आम ले लो। नहीं चाहिए। साहब ले लो, गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा, चख कर देखने दे। साहब, अभी रस चखाता हूँ। रस नहीं, आम काट कर खिलाओ। आम वाले ने एक आम काट कर खिलाया। साहब कैसा है? मजा नहीं आया, और खिलाओ। आम वाले ने एक और आम खिलाया। आदमी ने फिर मुंह बनाया। ऐसा करते करते आम वाले ने टोकरी के सारे आम खिला दिए। मजा नहीं आया, भागो यहाँ से। साहब, पैसे तो दे दो, टोकरी खाली हो गई। अबे, काहे के पैसे? चल भाग। आम वाला गुस्सा हो गया और उसने छुरी दिखाई। साले 2 कौड़ी के भिखारी मुझे छुरी दिखाता है, इसी छुरी से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हाँ? फिर क्या हुआ? क्या होना था? उस लफंगे ने आम वाले को छुरी से मार दिया। बाद में वो आम वाला भूत बन गया और लोगों को घर घर जाकर उन्हें मारने लगा। उसी भूत से बचने के लिए दीवारों पर ये लिखा गया है। हाउ सैड। अब तो आपसे भी कोई आम नहीं खरीदता होगा। चलो कोई नहीं, हम आपसे आम जरूर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन पहले चक्कर जरूर देखेंगे। अभी आम का रस चखाता हूँ, हाथ आगे कीजिए। दोनों ने हाथ आगे किए और आम वाला रस निचोड़ने लगा, लेकिन आम से आम रस नहीं, खून टपकने लगा। खून? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, बदला। घरों के दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? अब मैं सड़कों पर राज करूंगा, तबाही मचा दूंगा। ऐसा कहकर आम वाला भयानक भूत बन गया। तो विशाल और रीटा कांपने लगे। भूत! भूत! हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने। मुझे मेरी ही छुरी से मारकर मुंबई भागने वाला लफंगा और कोई नहीं, तुम्हारा ही बाप है। ये सुनकर विशाल और रीटा चौंक गए। तभी भूत ने अपनी लहू लुहान छुरी निकाली और दोनों पर वार करना शुरू किया। लगातार वार से दोनों घायल हो गए और तड़प तड़प कर मर गए। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा, मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा,
तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही 2 रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी, बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर, पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा, जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा। चप चप करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। ब्लडी विच। इंग्लैंड के 2 टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे।
शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों, मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए। मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता। लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है। बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया।
शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते, तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिंच चिंच चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूं मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट, इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए। रेनू आंटी
कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम। प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था, इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया चलो, सब आ गए हैं। हाँ हाँ चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी मैं चलता हूँ। बेटा ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रीनू आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रीनू आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रीनू आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रीनू का घर जलने लगा। चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है,
फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेनू का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा। ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया। और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका।